चलिए, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन पर जो अब तक सवाल पूछा हुआ है उसका हम लोग जो है सलूशन करने जा रहे हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन, ये है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन का जो सवाल बनाने के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानकारी होना चाहिए। कारण कि एरोबिक रेस्पायरेशन का मेन स्थल जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग संक्षिप्त में अगर हम लोग क्या कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ ले तो ज़्यादा जो है। तो देखिए यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में भी पढ़ना है और यहाँ थोड़ा जानेंगे तो वहाँ भी मदद होगा। तो ये डबल बाउंडेड जो है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है, ये सबको पता है। ये जो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये जो है इनर चाहे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बड़ा इम्पोर्टेंट जो है जगह है। यहाँ पर ये इनर या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। बाहर वाला आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन चाहे आउटर मेम्ब्रेन भी सीधे कह सकते हैं, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ये जो है जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो जगह है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ पर आपको ईटीएस प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे। उसके बाद में यहीं पर जो है टेनिस के रैकेट के समान बहुत सारे जो है ऑक्सीजोम्स होते हैं। ये है ऑक्सीजोम्स जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर है। तो ईटीएस ऑक्सीजोम्स और इंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ईटीएस के अलावा आपको ऑक्सीजोम्स हुआ, उसके बाद में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इंजाइम जो है यहाँ पर पाया जाएगा। और उसके बाद में जो है एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम भी इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम पाया जाता है। अगर ये चार को हम लोग याद कर ले कि ये चारों जो स्ट्रक्चर है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, तो इस पर सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग कर लेंगे। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जो है ईटीएस पाया जाएगा, ऑक्सीजोम्स होंगे, इंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और एक क्रेब साइकिल में भाग लेने वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम पाया जाता है। ये बात हो गया। उसके बाद में इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, इनफोल्डेड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्रिस्टी में जो है साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है। ये क्रिस्टी में कौन रहता है? प्रेजेंट साइटोक्रोम। साइटोक्रोम कहाँ होगा? क्रिस्टी में। क्रिस्टी क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो है। ये साइटोक्रोम जो है ये आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग पिगमेंट है। आयरन कंटेनिंग
पोरफायरिन पिगमेंट है। इसी से होकर जो है, इसी साइटोक्रोम से होकर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैरी होते हैं, पास होते हैं। उसके बाद में ये में जो है, ये दोनों के बीच में ये है आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्थान है, स्पेस है, वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस में जो है प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स, इसमें प्रोटॉन जो है एक्यूमुलेट्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसी के दौरान प्रोटॉन जो है इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आके जमा होता है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो स्पेस है, ये आपको क्या है, मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। इस मैट्रिक्स में जो है ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल कहिए, क्रेब्स साइकिल कहिए, उसके सारे एंजाइम्स केवल किसको छोड़ के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्रेब्स साइकिल में ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स में नहीं रहते हैं, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। इस पर सवाल पूछे गए हैं, इसको आपको याद रखना है कि हमको जानकारी है कि मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सारे एंजाइम्स जो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, पाए जाते हैं, केवल किसको छोड़ के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ के। अगर हमको इतना जानकारी है, इतना हम तो ये जानकारी आपको रहेगा तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, वहाँ भी मदद करेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन पर जो सवाल आता है उसको भी बनाने में क्या होगा, मदद मिलेगा। तो इतना स्ट्रक्चर आप याद करके, इतना स्ट्रक्चर आप समझ के ही एरोबिक रेस्पिरेशन का जो है सवाल बनाने जब बैठिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग जो पहले वीडियो भी हम लोग जारी किए हैं, उस वीडियो को भी एक बार देखिएगा, क्रेब्स साइकिल का वीडियो, तो और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। इसमें तो हम लोग क्वेश्चन के अनुरूप अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन जो हम वीडियो बनाए हैं क्रेब्स साइकिल का, उस पर जो है आप लोग क्या करिएगा, दीजिएगा। चलिए, तो इसमें अब सवाल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट हो गया, मेन साइट माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कहता है कि द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्म, ये भी ध्यान में रखना है, ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल जो है क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम है। तो साइट्रिक एसिड साइकिल, चूँकि क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है साइट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्रेब्स साइकिल को, और ये टीसीए साइकिल भी हम लोग इसको कहते हैं। तो 3 नाम हो गया क्रेब्स साइकिल का, 2 और नाम हो गया, क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल। इसमें क्या होता है कि चूँकि क्रेब्स साइकिल में एटीपी का निर्माण होता है, CO2 और H2O। क्रेब्स साइकिल का इंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद क्या है, तो 3 गो अंतिम उत्पाद है इंड प्रोडक्ट, CO2, H2O और ATP एज एनर्जी। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। इतना जानकारी होने के बाद तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो होता क्या है कि क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है, आपको याद करना होगा कि क्रेब्स साइकिल में एक सक्सिनाइल कोएंजाइम जो सबस्ट्रेट है, वो क्या होता है, कन्वर्ट करता है सक्सिनिक
एसिड। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होगा, तो जब सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट करेगा सक्सेनिक एसिड में, इसी वक्त जो है क्या होता है 1 मोलिक्यूल जीटीपी का निर्माण होता है। और ये जीटीपी जो है अपना फॉस्फेट जो है क्या करता है, अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी को दे देता है, और ये दोनों मिलकर जो है क्या होता है एटीपी का निर्माण करता है, और ये फिर जो है जीडीपी में क्या हो जाता है चेंज कर जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ कि सक्सिनाइल को एंजाइम जब कन्वर्ट करेगा सक्सेनिक एसिड में, तो वहाँ पर जो है क्या होगा एक जीटीपी का निर्माण होगा, और जीटीपी जो है अपना फॉस्फेट जो है एडीपी को देगा, और जो है वो एटीपी का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर एक टर्न पूछ रहा है, चूँकि क्रेब्स साइकिल आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल 2 टर्न में चलता है, क्योंकि ये 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज जब कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा तो 2 पायरुविक एसिड बनता है, तो वो दोनों पायरुविक एसिड का कन्वर्सेशन होता है आगे चल के, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को क्या होता है 2 बार चलना होता है, 2 टर्न में चलना होता है। तो यहाँ पर 1 टर्न पूछा है, तो 1 टर्न में कितने जो है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न कितना होगा, तो 1 एटीपी भी पूछेगा, चाहे अपना इस तरह से पूछेगा तो क्या होगा 1 होगा। अगर यहाँ पर 1 टर्न नहीं देता 2 टर्न देता या सीधे दे देता कि, तो क्रेब्स साइकिल का मतलब तो क्या आंसर होता 2 होता, लेकिन वहाँ पर 1 टर्न दिया है। ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की बात है, नहीं तो ये सब बात तो आपको पता है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या हुआ 1। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ साइटिक एसिड साइकिल इज 1। अगर 2 टर्न देगा तो 2 हो जाएगा, अगर कोई टर्न का जिक्र नहीं किया रहेगा सीधा पूछ देगा साइटिक एसिड तो आपको 2 आंसर देना होगा। चलिए, तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन करके याद करिएगा। क्वेश्चन का ये आंसर चेक करने से कुछ नहीं हो जाएगा, वो तो सब उपलब्ध है, लेकिन इसका क्या मीनिंग है, इस क्वेश्चन से हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होगा, जब सक्सिनाइल को एंजाइम सक्सेनिक एसिड में बनेगा, इसी समय जो एटीपी बनता है उसी को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस समय कैसे एटीपी बनता है, तो पहले जीटीपी में कन्वर्ट करता है, ये अपना फॉस्फेट जो है एडीपी को देता है, वहाँ पर 1 मोलिक्यूल एटीपी बनता है, और फिर जो है ये जीटीपी फिर से जीडीपी में चेंज कर जाता है। इट इज़ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से याद करिएगा, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये सेम क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन क्वेश्चन सेटर इसी में से अपना दिमाग लगा के निकालेगा, तो संभावनाएं यही है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे जो है बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो हम लोग स्ट्रक्चर बताए थे उसको तो एकदम ही क्या कर जाना है, याद कर जाना है। पहले उसको याद करके ही आप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का आप सवाल बनाने चलिएगा, तो आपसे एक एक सवाल बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही देखिए क्वेश्चन फिर आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS जो है कहाँ लोकेटेड होता है, प्लांट में रहा है, कुछ दे देगा कोई मतलब नहीं। ETS कहाँ रहता है, तो दे रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो हम लोग चर्चा किए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 4 गो हम लोग स्ट्रक्चर बताए थे, जिसमें ETS, ऑक्सीजोम्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और इंजाइम्स ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हमारा आंसर सीधे निकल जाएगा। तो ETS कहाँ लोकेटेड होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। चलिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज
इनकॉरेक्ट। ये कहता है कि एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इसीलिए खींचे हैं, ये बात तो सही लग रहा है ना कि एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल, ऑल द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, ये भी सही बात है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल में होता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स ए लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विथ एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर एनएडी क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर जो है हम लोग का क्या हुआ, लेकिन देखते हैं, कहता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बात एकदम गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ऑक्सीजोम्स है F0 F1 जो हम लोग हेड वाला बोलते हैं स्ट्रक्चर, उसमें होता है। तो इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होता है। आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है एज बाउंड्री है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होता है। चलिए, आगे कहता है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। अब हम बोले कि पूरे क्रेब्स साइकिल को क्या कर जाना है, आपको पढ़ जाना है। पूरे क्रेब्स साइकिल को क्या कर जाना है, पढ़ जाना है, तब सवाल बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें तो आप क्रेब्स साइकिल के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे चुनेंगे, जब पूरा क्रेब्स साइकिल का जो है पूरा जो है साइकिल आपके दिमाग में होगा तो अब आप कर पाइएगा। कहता है कि देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADA। ये बात सत्य है। पूरे क्रेब्स साइकिल में 4 पॉइंट पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है। मतलब हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं 4 जगह पर, जहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर उस हाइड्रोजन को कौन रिसीव करता है, FAD। मात्र एक ही जगह पर जहाँ पर सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है। उसके बाद में ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड ए मोलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज। अभी हम लोग का क्वेश्चन था यही था कि सक्सिनाइल कोएंजाइम जब सक्सिनिक एसिड में चेंज करता है तो ये मोलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज। ये सही है। द साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड टू इल्ड साइट्रिक एसिड, ये बात गलत है। देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NAD। ये बात भी सही है, कारण कि हम लोग बोले हैं कि 4 पॉइंट में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। कितने पॉइंट पर डिहाइड्रोजिनेशन होते हैं, 4 पॉइंट पर। 4 पॉइंट में एक पॉइंट का जो हाइड्रोजन है उसको FAD ग्रहण करता है, बाकी 3 को जो पॉइंट है उस 3 पॉइंट पर जो है उसको जो है NAD क्या करता है, ये भी सही है। तो एक गलत स्टेटमेंट ए हुआ क्रेब्स साइकिल के लिए। कैसे, तो कहता है कि साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, विथ पायरुविक एसिड, नॉट पायरुविक एसिड, नॉट पायरुविक एसिड। ए हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। एसिटाइल ग्रुप जो है, एसिटाइल ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है और वो पहले जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जो है क्या होता है, जुड़ता है और तब साइट्रिक एसिड का जो है निर्माण करता है। लेकिन यहाँ दिया है पायरुविक एसिड दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग का ये आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को टोटल पढ़िएगा तो क्रेब्स साइकिल का जो है आपको क्या हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल के बारे में भी आपको जानकारी और बढ़ेगा। सबसे बढ़िया है कि पूरे क्रेब्स साइकिल को ही एक बार जो है कर जाइए,
फ़ायदे में रहिएगा। चलिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, हम लोग ये सब का हम लोग वीडियो भी डाल चुके हैं, अगर देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू एटीपी। नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, ये भी नहीं हो। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन जो है पास करता है, कैरी होता है, तो उससे जो एनर्जी उत्पन्न होता है, उस एनर्जी के द्वारा जब एटीपी फॉर्मेशन होता है, उसी को जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फो, तो ये तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का डेफिनेशन भी हुआ, सेम दिया हुआ है किताब। तो इस तरह से इसका फाइनल जो है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम आर फाउंड इन। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम शुरू में ही बता दिए। तो साइटोक्रोम जो होता है, साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग पोर्फायरिन रिंग वाला पिगमेंट है, और ये जो है आपको क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाया जाता है? तो जब तक आप नहीं याद रखिएगा तब तक क्या होगा, आप नहीं कर पाइएगा पूरा क्वेश्चन बढ़िया से, बाकी ये रट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, कहता है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन आर एक्यूमुलेटेड इन द। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर बना है उसी में कई सवाल का जवाब है, तो उसी को क्यों ना हम लोग याद कर लें कि ये सब क्वेश्चन अपने आप बनते चला जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट होता है? तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। तो दोनों मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, उसी स्पेस में प्रोटॉन क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपना जो है पास करते हैं ईटीएस के थ्रू, तो उस समय जो प्रोटॉन जो रिलीज होता है, वो प्रोटॉन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रहता है ना। चलिए, अगला सवाल हम लोग का है, कहता है कि ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये चर्चा हम लोग किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं, उसमें जो दर्शाए हैं, उसको एकदम याद कर लेना है। ये सारे सवाल अपने आप बनते चले जाएंगे। तो ये भी आपको पता है कि जितने भी एंजाइम जो होते हैं टीसीए के लिए, टीसीए का जो भी एंजाइम है वो कहाँ लोकेटेड होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। कहता है एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब उसमें से एक को छोड़कर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है पाया जाता है इन यूकैरियोट एंड साइटोसेल इन प्रोकैरियोट्स। दिस एंजाइम इज, इस पर भी हम लोग चर्चा की है स्ट्रक्चर में। आपको पता होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम हैं, सारे एंजाइम कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन एक एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है क्रेब्स साइकिल का, टीसीए साइकिल का, जो मैट्रिक्स में नहीं होता है। बाकी सारे एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल के, टीसीए साइकिल के जो है साइटिक एसिड साइकिल के कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं। किसको छोड़कर? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पाए जाते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यूकैरियोट में। यहाँ और भी जो है हम लोग का एक्सटेंशन हुआ है, यूकैरियोट में जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ये साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यहाँ से भी सवाल उठ सकता है, इसी को उलट पुलट कर सवाल, इसीलिए पूरे सवाल को ही पढ़ जाइए, समझिए, सवाल भी याद करना जो है ज़रूरी है।
से कई जो है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। चलिए अब हम लोग फिर जो है अगला नेक्स्ट जो है in which one of the following do the two names refer to one and the same things। कह रहा है कि कौन सा जो है नाम, दो नाम रेफर टू वन, एक के लिए, सेम थिंग्स माने एक के लिए दो नाम जो है कौन सा रेफर करता है। तो देखिए क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल दोनों अलग अलग नाम हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। चलिए साइट्रिक एसिड साइकिल और केल्विन साइकिल दोनों अलग नाम है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल ये सब अलग है। ये क्या हो जाएगा, तो TCA साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल दोनों एक ही चीज़ के लिए नाम है। तो आंसर सही होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल। यही किसका नाम है, क्रेब्स साइकिल। तो ये तीनों जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, ये तीनों जो है क्या है, सेम नेम है। और वहाँ हम लोग का सवाल ही पूछा है। चलो साइटोक्रोम इज, हम लोग बता रहे थे साइटोक्रोम जो है ETS का एक कंपोनेंट है। इससे जो है क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, कैरी होते हैं। ये आपको आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट है जो कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। तो वहीं दे रहा है एकदम सीधा है कि Fe कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट है। चलिए आगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइटोक्रोम P450 इज रॉन्ग। अब इसके लिए आपको साइटोक्रोम की जानकारी, साइटोक्रोम के बारे में पूरा पढ़ ही लेना चाहिए। साइटोक्रोम पर कई बार सवाल पूछे गए हैं, कई तरह से सवाल पूछे गए हैं। अगर ये पूरा आंसर भी अगर याद कर लीजिएगा तो साइटोक्रोम के बारे में, साइटोक्रोम क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ये आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट है। अब यहाँ दे रहा है कि इस साइटोक्रोम P450 जो पिगमेंट है उसके लिए कौन सा गलत है। तो इसका मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से साइटोक्रोम का जानकारी और बढ़ने वाला है। चलिए कहता है कि इट इज ए कलर्ड सेल। ये तो साइटोक्रोम P450 एक पिगमेंट है और यहाँ क्या दे रहा है, सेल है। तो यहीं पहले पकड़ा गया हम लोग का कि ये बात क्या है, गलत है। तो इसके क्वेश्चन का अनुरूप तो आंसर मेरा ये हो जाएगा, नॉट ए कलर्ड सेल बट ए कलरफुल सब्सटेंस, कलरफुल केमिकल्स, पिगमेंट, नॉट कलर्ड सेल। बाकी ये तीन स्टेटमेंट इसका मतलब सही है। तो साइटोक्रोम के बारे में तीन स्टेटमेंट और हम लोग को मिल जाएगा। हम जानते हैं कि इट कंटेन्स आयरन, आयरन होता है, सही बात है। इट हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, साइटोक्रोम मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल करता है। और इट इज एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और भी जानकारी हम लोग का बढ़ जाएगा। तो साइटोक्रोम के बारे में कुछ हम लोग का सही जो है जानकारी कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब साइकिल। की इंटरमीडिएट कंपाउंड खोजना है जो जोड़ता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से। वो जो है एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को क्या करता है, जोड़ता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। ये पायरुविक एसिड आपको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। ये सभी काम कहाँ हो रहे हैं, इन
साइटोसोल साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम का जो है यहाँ पर कंडेंसेशन होगा और यहाँ एसिटाइल ग्रुप जो है अब कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से क्रेब्स साइकिल में पहुँचेगा। तो यहाँ ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल और ये ग्लाइकोलाइसिस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए इसको जो है एसिटाइल कोएंजाइम को हम लोग की इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को क्या करता है, जोड़ता है। कनेक्टिंग लिंक भी इसको हम लोग कहते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो इस तरह से सवाल करता है। तो मतलब अब लग रहा है कि आपको क्रेब्स साइकिल को पूरा क्या कर जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। क्रेब्स साइकिल का स्टेप बाय स्टेप जो है आपको याद कर जाना चाहिए। तो चलिए अब जो है हम लोग कह रहा है इन क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरे क्रेब्स साइकिल को रट जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर भी जो हम लोग यहाँ खींचे हैं दोनों को रट जाते हैं तो सवाल बन जाएंगे। और एक बार जो एनसीईआरटी का जो है लिटरेचर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। चलिए, इन क्रेब्स साइकिल एफएडी पार्टिसिपेट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एफएडी participates as electron acceptor during conversion of। चलिए एक क्रेब्स साइकिल का यही एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट है। क्रेब्स साइकिल का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर क्या होता है, एफएडी जो है, एफएडी पूरे क्रेब्स साइकिल में एक पॉइंट है जहाँ पर एफएडी जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। जो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जो दो एटम हाइड्रोजन के निकलते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करता है एफएडी। मात्र वो एक पॉइंट है क्रेब्स साइकिल में, वो क्या है, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है, अब जानिए सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है तो उस समय क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का डिहाइड्रोजिनेशन होता है। और यहाँ पर इसको कौन ग्रहण करता है, एफएडी ग्रहण करके इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजता है और वहाँ 2 एटीपी का निर्माण होता है। ऐसा भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि जब एफएडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा तो ईटीएस में कितने एटीपी बनेंगे, और बाकी जगह जो हाइड्रोजन निकलते हैं उसको एनएडी ग्रहण करके जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजते हैं तो वहाँ पर 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ये बात याद करना है, ये पूछ सकता है। चलिए, द करेक्ट सीक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस, वही साइटोक्रोम का कोई है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस का जो सीक्वेंस है, तो पहले साइटोक्रोम बी, सी, ए और A3 जो H वाइस है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, साइटोक्रोम से होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैरी होते हैं। तो पहले साइटोक्रोम बी, तब BCA, एकदम याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है में जो इलेक्ट्रॉन का जो सीक्वेंस है मूव करने का, कैरी होने का, तो उसको याद कर लीजिए। साइटोक्रोम BCA, इसको 5 बार बोल दीजिए, BCA, तब A3, और वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है कौन ग्रहण करता है, और वहाँ पर जो है हाइड्रोजन
उस ऑक्सीजन जो है वहाँ पर क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और वहाँ पर एटीपी वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए यहाँ सीक्वेंस है, एक सवाल है, ये सवाल जो थोड़ा सा आपको मैंने हम लोग के थे से अलग है, लेकिन है तो याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि इन 92 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज अवार्डेड टू एडमंड एच फिशर एंड एडविन जे क्रेप्स फॉर दियर वर्क कंसर्निंग रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एज ए बायोलॉजिकल रेगुलेशन मेकानिज़्म के लिए जो है ये लोग को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला हुआ था। इस बात को आप याद कर लेंगे। चलिए, इंड प्रोडक्ट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल पूछ सकता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्या होता है, तो साइट्रिक एसिड तो पहला प्रोडक्ट बना, लैक्टिक एसिड ये तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में बनता है, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। इसका मतलब CO2 H2O इसका सही आंसर होगा। इसमें आपको एक चॉइस में ATP भी क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो साइट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में CO2 H2O और ATP का क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसका इंड प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है, अंत में जो है क्या होता है, ये बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सवाल। कहता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो ATP इन रेस्पायरेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, जब माने रेस्पायरेशन के द्वारा जब ATP बनता है एज एनर्जी, तो उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ATP इन रेस्पायरेशन, ATP इन रेस्पायरेशन। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो है चलिए कहता है इंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन आर। तो एरोबिक रेस्पायरेशन जो है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ पर मतलब ये क्रेब्स है। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया, एरोबिक रेस्पायरेशन में दो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स दोनों जो है एरोबिक रेस्पायरेशन के मेन स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। और इसके द्वारा जो है कार्बन CO2 वाटर एंड एनर्जी जो हम लोग चर्चा किए थे, देखिए तीसरा चॉइस यहाँ आ गया, ये सब पूछा है। इसी तरह से क्वेश्चन सेट होता है, जो प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं। प्रीवियस ईयर के सवाल हम लोग इसलिए बनाते हैं कि उससे रिलेटेड जो होता है, उसमें से जो अब निकलने वाला है, कोई उसमें चेंजिंग होने वाला है, वो चेंज कर करके क्या करते रहता है, पूछते रहता है कि विद्यार्थी का स्टडी का जो स्टैंडर्ड क्या है वो जांचता है। उसके पहले जो है CO2 और H2O दिया था इसके पहले सवाल, अब इसी में क्या कर दिया, एनर्जी भी जोड़ दिया। हो सकता है कि एनर्जी को हटाकर क्या दे दे, यहाँ पर ATP दे दे, इस तरह से पूछते रहता है। चलिए, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पायरेटरी चेन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। अभी हम लोग जो हम लोग सीक्वेंस लिखे थे, तो उसमें क्या था, टर्मिनल साइटोक्रोम रेस्पायरेटरी चेन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, साइटोक्रोम कैसे, A3 और ये जो A3 साइटोक्रोम A3 ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है किसको डोनेट करता है, ऑक्सीजन को डोनेट करता है। तो यहाँ टर्मिनल कौन होगा, A3 होगा। तो साइटोक्रोम A3 जो है वो टर्मिनल साइटोक्रोम है रेस्पायरेटरी चेन का, जो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, ऑक्सीजन को डोनेट करता है, और वहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है।
ये बात आपको याद करना होगा। इसको पूरा रट जाइएगा तो फ़ायदा भी करेगा कि जो है साइटोक्रोम A3 टर्मिनल साइटोक्रोम है, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में इलेक्ट्रॉन यहीं पर जाता है, इलेक्ट्रॉन कैरी हो के जो है लास्ट में कहाँ जाता है, A3 में। और A3 जो है क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट करता है। इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, यहाँ ऑक्सीजन हटा के पूछ देगा कि A3 जो है टर्मिनल साइटोक्रोम है, ये इलेक्ट्रॉन को जो है किसको डोनेट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन निकाल लेगा। चलिए यहाँ फिर कनेक्टिंग लिंक देखिए आ गया, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल कौन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम, इसी को क्या बोले थे, की इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को। इसको कौन है कंपाउंड, एसिटाइल कोएंजाइम। इस तरह से आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर आप स्टडी करिएगा, इस तरह से सिक्वेंटली जो है करिएगा, तो आप बहुत फ़ायदे में रहिएगा। आपसे सवाल जो है बनते चला जाएगा, सारा सवाल आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाए उसको कर लीजिए, और क्रेब्स साइकिल को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ किस स्टेप में क्या क्या होता है, कितने जगह डिहाइड्रोजिनेशन होता है, कितने पॉइंट पर उसको एनएडी ग्रहण करता है, वो जाता है ईटीएस में तो कितना एटीपी बनता है, कितने पॉइंट पर एफएडी जो है ग्रहण करता है हाइड्रोजन को, और वो ईटीएस में जाता है तो फिर कितना एटीपी बनता है। इस पर ढेर सारा सवाल पूछा जा सकता है। चलिए एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कहता है कि देयर आर 3 बॉक्सेज इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो रिप्रेजेंट नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये 3 है। तो ये आपको हो गया, चूँकि यहाँ ग्लूकोज क्या हो रहा है, इस पाथवे में जा रहा है, यहाँ ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा तो एक ग्लाइकोलाइसिस हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजनेशन ऑफ पायरुविक एसिड हो गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। तो इसमें कह रहा है कि एरो नंबर 4, 8 एंड 12 कैन ऑल बी, तो चौथा, 8वां और 12वां ये जो है, ये तो जिसे यहाँ पर सोचना है कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड आपको चला गया आगे कन्वर्सेशन के लिए, तो यहाँ से जो ये रिलीज हो रहा है ये रिप्रेजेंट एटीपी को कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इस बात को देखना होगा, सोचना होगा थोड़ा सा, ये मतलब अंदाजी वाला काम है ये थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एटीपी जो है हो गया। चलिए, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, माने ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये है आपको ग्लाइकोलाइसिस, ये है क्रेब्स साइकिल और ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, तो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, एटीपी इन ए स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, माने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है पूरा का जो है लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, तो एटीपी बनाना है। और ए स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट में क्या कर लेना है, छोटे से स्टेप में जो है क्या करना, छोटे छोटे स्टेप में जो है टूट कर क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करना है। तो इस बात को आपको एकदम रट जाना है कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का गोल क्या है, एटीपी फॉर्मेशन। एस यहाँ देखिए, यहाँ फंसाया है, लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ स्मॉल स्टेप वाइज में जो है। हाँ,
तो क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप में क्या होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट करते हैं और उसी दौरान क्या होते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इस आधार पर जो है ये सवाल हम लोग का आंसर हुआ। चलिए, कहता है कि हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल could maximally be generated from one molecule of glucose, to CO2 and H2O yields 686 किलो कैलोरी and useful chemical energy available in high energy phosphate bond. One molecule of ATP is 12 किलो कैलोरी। तो एक मोलिक्यूल ऑफ जो है, एक मोल ऑफ एटीपी जो है 12 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर है। इसमें ऊर्जा कितना बना है, 686 किलो कैलोरी। तो एक मोल ग्लूकोज का पूछ रहा है ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, 6 से 686/12 गुना भागा करिएगा तो 7 पॉइंट कुछ आता है समथिंग। तो इसलिए क्या होगा, एकदम लंबा भले क्वेश्चन बना दिए, इसमें कुछ नहीं है। कहता है कि एक मोल ग्लूकोज जो है CO2 और H2O दे रहा है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है। चलिए, तो कहता है कि 1 मोल ऑफ एटीपी जो 12 किलो कैलोरी, एक मोल जो है एटीपी 12 किलो कैलोरी देता है, तो 686 किलो कैलोरी हो रहा है, तो कितना हुआ होगा, तो ऐसा होगा, भागा दे के बना देना, ज़्यादा नहीं है। ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मोलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडीपी। कहता है कि ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मोलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडीपी। तो कब जो है ज़्यादा जो है एटीपी मोलिक्यूल ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मोलिक्यूल बनता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा एटीपी बनता है एडीपी के द्वारा ना। चलिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप पढ़िएगा तो अपने ही समझ में आ जाएगा। कहता है हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मोलिक्यूल ग्लूकोज के एरोबिक ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगर तो 38 एटीपी जो है बनेगा। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बनाते चले ना, ज़्यादा लंबा ना हो रहा है। चलिए, इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग ना। नेट गेन ऑफ एटीपी मोलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन। तो नेट गेन ऑफ एटीपी मोलिक्यूल्स, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया है, उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा है। नेट गेन ऑफ एटीपी मोलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन। तो इसमें 36 एटीपी जो है बनता कितना है, बनता है 38। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम का जब वहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जो है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो वहाँ पर शटल मैकेनिज्म चलता है, तो वहाँ पर 2 एटीपी क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। इस तरह से अगर नेट गेन पूछ रहा है एटीपी मोलिक्यूल का, ध्यान देना है। अगर सीधे पूछेगा कि 1 मोलिक्यूल जो है ग्लूकोज के एरोबिक ऑक्सीडेशन से, मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन से जो है कितने एटीपी बनेंगे, तो 38। और नेट पूछेंगे तो 36, कारण कि 2 एटीपी क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। चलिए, व्हेन 1 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी इज डिसइंटीग्रेटेड व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। कहता है कि व्हेन 1 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी इज डिसइंटीग्रेटेड व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। इसका जो है सवाल का जो है थोड़ा सा
1 molecule of ATP is disintegrated, तो what amount of energy is liberated? तो 7 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है। चलिए, द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटी मोलिक्यूल इज, मैंने अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैंने पूछ रहा है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी। तो चूँकि हम लोग का ग्लूकोज का चर्चा है, तो ग्लूकोज जो है क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी देता है। कहता है कि आउट ऑफ 38 एटीपी मोलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज 32 ATP molecule are formed from NADH, FADH in, कहाँ बनता है, NAD बने। कहता है कि 38 ATP जो है प्रोड्यूस होता है ना, तो 38 ATP में से 32 ATP 32 ATP molecule are formed from NADH, FADH in क्रेब्स साइकिल। FADH और NADH इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कहाँ करता है, क्रेब्स साइकिल में। तो इस तरह से 32 व 38 में से आपको याद करना होगा 32 ATP फॉर्म फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। यहीं से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। 41 वो क्रेब्स साइकिल से भी तो बड़ा दिया है ना रेस्पिरेटरी चेन, तो इसमें ग्लूकोज भी आ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो है रेस्पिरेटरी चेन में जो है, रेस्पिरेटरी चेन अगर नहीं दिया रहता तो अब क्रेब्स साइकिल होता, क्रेब्स साइकिल में तो 24 ना बनता। तो रेस्पिरेटरी चेन चूँकि क्या होगा, रेस्पिरेटरी चेन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल भी आ जाएगा, तो अकेला क्रेब्स साइकिल आंसर ना होगा, रेस्पिरेटरी चेन हो जाएगा। चलिए, व्हेन 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इट चेंज्ड, तो 36 ATP मोलिक्यूल इंटू 36 ATP मोलिक्यूल, क्या आंसर होगा, ये भुलाया है, ये कुछ नहीं है, 38 ADP मोलिक्यूल इंटू 38 ATP मोलिक्यूल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं। चलिए, EMP कैन प्रोड्यूस्ड ए टोटल ऑफ EMP out of 36 ATP molecule produced per glucose molecule। पर ग्लूकोज मोलिक्यूल में क्या होता है, आउट ऑफ 36 ATP molecules प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मोलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो क्या होता है, अब कह रहा है कि 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन, 2 are produced outside mitochondria and 34 inside mitochondria, 2 during glycolysis and 34 during Krebs cycle, all form inside mitochondria। जो 36 ATP जो है वो कहाँ बने, कैसे बनेगा, 43 में 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब 2 ATP माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, मैंने कहा साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ समझने वाली बात है, मैंने कह रहा है कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल के रेस्पायरेशन के दौरान एक ग्लूकोज मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो 36 ATP बनता है। तो इस 36 ATP में 34 ATP कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और 2 ATP आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहाँ,
इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ये बात आपको याद करना है। चलिए, ईएमपी कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ, ईएमपी क्या मतलब हो गया, एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नस पाथवे, मतलब एक ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम है। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे, तो ग्लाइकोलाइसिस में, ईएमपी पाथवे में टोटल जो है कितने एटीपी बनते हैं? 8 एटीपी बनते हैं, आपको याद रखना होगा। चलिए, अब एम्फीबोलिक पाथवे पे जो है सवाल कुछ पूछे गए हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसके लिए हम आपको सलाह देते हैं कि एनसीईआरटी में जो है एक एम्फीबोलिक पाथवे को क्या किया है, बनाया है, उसको आपको याद करना है। तो कहता है कि यहाँ पर फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। ये तीनों जो है एक कौन से कॉमन बायोमोलिक्यूल्स के रूप में क्या होते हैं, टूटते हैं? तो एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में क्या होते हैं, टूटते हैं। और एसिटाइल, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों बायोमोलिक्यूल्स जो है एक कॉमन कंपाउंड में टूटता है। वो कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम। और तब जो है इसका एसिटाइल ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है और अपना क्रेब्स साइकिल चलाता है। चलिए, कई बार चलिए, विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएटेड, ये बन गए हैं ना। विच ऑफ मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है। चलिए, अब अगला है जो है एरोबिक रेस्पायरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटेड टर्म्ड। तो एरोबिक रेस्पायरेशन जो पाथवे होता है वो एम्फीबोलिक होता है। आपको याद रखना होगा कि एरोबिक जो रेस्पायरेटरी पाथ होता है वो क्या है, एम्फीबोलिक होता है। मतलब इसमें एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म दोनों प्रोसेस चलता है। तो जब एनाबोलिक और केटाबोलिक दोनों प्रोसेस चलेगा तो उसी के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं एम्फीबोलिक। और एरोबिक रेस्पायरेशन जो है उसका पाथवे कैसा पाथवे है, एम्फीबोलिक पाथवे है। चलिए, प्लांट्स बट नॉट एनिमल कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर बाय ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस इज ए, आप साइकिल को याद रखिएगा, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल। इसमें जो है केवल प्लांट जो है फैटी एसिड को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। चलिए, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इज। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है, अब आप जो है इसके लिए एक माने आपको क्या करना होगा, एसिटाइल कोएंजाइम होगा, फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये तीनों जो है एम्फीबोलिक पाथवे में जो है टूटकर एसिटाइल कोएंजाइम ही बनाता है। भले सबका कन्वर्सेशन अलग अलग है। प्रोटीन जो है एमाइनो एसिड में टूटेगा, एमाइनो एसिड डायरेक्ट क्या कर लेगा अपना जो है, फिर उधर से फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा, फैटी एसिड फिर अपना जो है क्या कर लेगा,
इस तरह से कन्वर्सेशन है। तो एक एम्फीबोलिक पाथवे को आप याद ही कर लीजिए। चलिए NADP इज रिड्यूस टू NADPH इन, आपको HMP जो है साइकिल है उसमें जो है ये रिड्यूस होकर NADPH बनाता है। चलिए उसके बाद में रेस्पायरेटरी क्विसेंट, रेस्पायरेटरी क्विसेंट जो है, रेस्पायरेटरी क्विसेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपालमिटिन कितना होता है 0.7 है। ट्राइपालमिटिन जो है एक फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड का जब रेस्पायरेटरी क्विसेंट निकाला जाता है तो 0.7 आता है। NCERT किताब में इसका जो है लिस्ट भी दिया हुआ है, वो इसी पर जो है एग्जाम्पल करके बनाया हुआ है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। एपरेटस टू मेजर रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन RQ इज रेस्पायरोमीटर जो है एक एपरेटस है जिसके द्वारा हम लोग रेस्पायरेशन और रेस्पायरेटरी क्विसेंट क्या करते हैं, मापते हैं। RQ इज रेशियो, RQ जो है रेस्पायरेटरी क्विसेंट का जो है एब्रिएटेड टर्म है। तो RQ जो क्या होता है, रेस्पायरेशन के दौरान जितना CO2 क्या होता है, इवोल्व्ड होता है। आपको पता है कि रेस्पायरेशन में CO2 इवोल्व्ड होता है, तो CO2 जितना इवोल्व्ड होता है उसका, और जितना O2 कंज्यूम्ड होता है, रेस्पायरेशन में O2 कंज्यूम होता है और CO2 इवोल्व होता है, तो दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो अनुपात है, वो उसी को हम लोग रेस्पायरेटरी क्विसेंट कहते हैं। तो NCERT बुक में कुछ रेस्पायरेटरी क्विसेंट का मान बताया गया है, उस मान को याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ ट्राइपालमिटिन का पूछ दिया कि नहीं, हो सकता है कि ट्राइपालमिटिन के बदला में ट्राइपालमिटिन का ही रिपीट करके पूछे तो अच्छा बात है, हम लोग पकड़ लेंगे 0.7 होगा। लेकिन और भी कुछ दिया हुआ है, उस मान को भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, CO2 प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम, CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन कंज्यूम टू वाटर, ऑक्सीजन कंज्यूम टू ए आंसर सही है। चलिए RQ इज, अब इसी को ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, CO2/O2, ये जो है इतना ही है। इस तरह से हम लोग का इस चैप्टर में अब तक इतना क्वेश्चन जो है आपके मेडिकल टेस्ट एग्ज़ाम में सवाल पूछा है। अब इतना को जो है ज़रूर आप लोग कर लीजिए, और NCERT में जो एरोबिक रेस्पायरेशन टॉपिक में जो चर्चा किया है उस पूरे चीज़ को आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार ज़रूर इतना बनाने के बाद एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, तो आपका सारा सवाल इससे बन जाएगा। अब अगला वीडियो हम लोग फोटोसिंथेसिस पर हम लोग बनाएंगे। चलिए एकदम पढ़िए, भिड़ जाइए, बेस्ट ऑफ लक है, एकदम अपनी तैयारी को एकदम जारी रखिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, कितना देर के बना रहा था।